हिंदी विभाग की तमाम शिक्षिकाएं और छात्राएं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में कुछ बातें आपसे मैं बांटना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। हिंदी दिवस, जैसा कि प्रज्ञा मैम ने बताया कि ऐसे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन सारा पखवाड़ा हिंदी का ही होता है। 14 से लेकर के 30 तक किसी भी दिन हिंदी दिवस मनाया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई है और पखवाड़ा के रूप में ये मनाया जाता है। एक आध चीज़ शुरू में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने कि हिंदी अभी तक हमारी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। हम लोग हिंदी प्रदेश में आमतौर पर बोलचाल में कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर, यानी जिसको कहते हैं कि सरकार के खाता बही में, अभी तक ये राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल नहीं है। ये राजभाषा के रूप में शामिल है। सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी होगी, ये तय हुआ था और कहा गया था कि 15 सालों में ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि आधिकारिक रूप से ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और क्यों हो नहीं पाया उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपसे बांटूंगा। एक तो सबसे पहले मैं इस विभाग को, इस महाविद्यालय को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि हिंदी विभाग में, ख़ास तौर पर जो महिला कॉलेज है उसमें, उसके हिंदी विभाग में हिंदी दिवस मनाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि आप तमाम जो महिलाएं हैं और तमाम आकर के आगे आने वाले दिनों में आप समाज में, परिवार में अपना स्थान बनाएंगी और एक मातृशक्ति के रूप में आप सामने आएंगी। इसीलिए शायद भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। आपकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि माता जो होती है वही शिशु की पहली शिक्षिका होती है और माता की जो भाषा होती है वही शिशु सबसे पहले अपनाता है। इसीलिए दायित्व तो आपका ज़्यादा बड़ा है कि मातृभाषा के रूप में जो भाषा अपने बच्चे को, अपने परिवार के बच्चों को आप सिखाएंगी, वही भाषा महत्वपूर्ण भाषा के रूप में सामने आएगी और इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी भूमिका ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हिंदी जो अभी तक राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, उसके पीछे आप ये देखिए कि हिंदी का संघर्ष कितना बड़ा है। हिंदी को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए जो उच्चासन पर बैठने की अधिकारिणी है, उसका संघर्ष कितना बड़ा रहा है शुरू से। एक तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जनांकीय दृष्टि है, जो जिस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, रहन सहन के लोग रहते हैं, उनको एक सूत्र में भाषा के जरिए बांधना, ये बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि हिंदी हम में से बहुतों की मातृभाषा नहीं है। ये बहुत ही एक अद्भुत ये एक तथ्य है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ हैं, ज़्यादातर क्या मतलब अधिकतर हमारे जो लोग हैं, उनकी भाषा, मातृभाषा हिंदी नहीं है। सबकी अलग अलग, आप लोगों की भी अलग अलग मातृभाषाएं होंगी। किसी की कुड़ुक होंगी, किसी की यहाँ की जो नागपुरी है, सादरी है, वो होगी। बहुत सारे लोगों की भोजपुरी है, मगही है, बांग्ला है। तो इस तरह की मातृभाषाएं अलग अलग हैं। तो हिंदी के सामने ये जिम्मेदारी आ गई कि कैसे इन सब भाषाओं को एक साथ मिला करके चलना है और एक ऐसी भाषा बननी है जो पूरे देश में सारे लोगों को समझ में आए, उसमें संप्रेषण किया जा सके, उसमें बातचीत की जा सके, उनमें अपने विचारों को संप्रेषित किया जा सके। तो इस परिस्थिति में हिंदी के लिए बहुत ही कठिन कार्य था ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ और एक सर्वमान्य भाषा के रूप में हिंदी सामने आई। क्योंकि जितने भी आप देखिए कि उस समय के जितने भी बड़े बड़े नेता थे,
उसमें से अधिकतर लोग हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं थे। गांधी जी खुद हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं थे, आप जानती हैं, वो गुजरात के थे। बहुत सारे जो बंगाल के क्रांतिकारीगण थे, केशव चंद्र सेन, लाल बाल पाल जिनको हम लोग कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग सारे लोग दूसरे दूसरे प्रदेशों के थे जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं था। लेकिन इन सब का मानना था कि हिंदी में ही वो शक्ति है, हिंदी में ही वो संभावना है कि पूरे देश को एक साथ जोड़ करके रख सके। और उसी समय हिंदी सबसे बड़ी भाषा के रूप में, सबसे एक ऐसी भाषा के रूप में सामने आई जिससे पूरे देश के लोगों से बातचीत की जा सकती थी। आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन्होंने जब भी राष्ट्र को संबोधित किया तो हिंदी में संबोधित किया। इससे उनका एक आधार, श्रोता वर्ग का एक आधार भी बहुत बड़ा होता था और पूरे देश के लोगों को वो बता सकते थे, अपनी बात, अपने विचार उनके सामने रख सकते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक बार एक अंग्रेज पत्रकार को कहा, जब वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि विश्व को बतला दो, दुनिया को बतला दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। ये बात उन्होंने क्यों कही, जबकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और इस तरह की बहुत सारी किताबें। उनका पूरा वांग्मय जो है वो बहुत सारे उसका हिस्सा अंग्रेजी में लिखा गया है, कुछ गुजराती में लिखा गया है। लेकिन उन्होंने इसलिए ये बात कही कि अंग्रेजी नहीं जानता है कि वो एक पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर आप लोग भारतीय भाषा को, खासतौर पे हिंदी भाषा को अगर बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारा देश गुलाम है, इसलिए आप समझते हैं कि हमारी भाषा भी जो है वो बहुत निकृष्ट है, बहुत हेय है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और जबकि अंग्रेज ये करते थे कि वर्नाकुलर नाम से हिंदी का उपहास उड़ाते थे, उसको वर्नाकुलर भाषा कहते थे कि ये देहाती लोगों की भाषा है, ये राजकाज की भाषा नहीं हो सकती, किसी बड़े विचार की भाषा नहीं हो सकती, ये उनका मानना था। अंग्रेज लोग इसी तरह से, इसीलिए वैसे लोगों को वो नौकरी में रखते थे जो लोग अंग्रेजी जानते थे। हिंदी जानने वालों की कोई पूछ उस समय नहीं होती थी। तो महात्मा गांधी ने इसी का विरोध करने के लिए, इसी बात का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि दुनिया को कह दो कि गांधी जो है वो अंग्रेजी नहीं जानता है, वो अपनी बात हिंदी में रखे, अगर तुम्हें समझ में आती है तो ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े प्रतिरोध का एक लक्षण था जो महात्मा गांधी ने उस समय पूरे देश के सामने रखा। और हिंदी जो है वो एक विरोध की भाषा, जो औपनिवेशिक सत्ता थी हमारे पास, अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उसके खिलाफ एक विद्रोह की भाषा के रूप में सामने आई। और पूरा जो आज़ादी का आंदोलन है, स्वाधीनता का हमारा संग्राम है, वो हिंदी भाषा के द्वारा ही परिचालित हुआ। पूरे देश में कोने कोने में गया। आप देखिए कि महात्मा गांधी कितने बड़े संप्रेषण करता थे। उस समय ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, लेकिन महात्मा गांधी अगर दिल्ली में बैठ करके वो कहते थे कि मैं आज से 21 दिन के उपवास पर हूँ, तो गांव के, सुदूर गांव में बैठा हुआ, दक्षिण भारत के किसी गांव में बैठा हुआ किसान भी उस दिन उपवास रखता था। तो ये जो संप्रेषण की जो ताकत थी उनकी, जो मैसेज को, संदेश को फैलाने की जो ताकत थी, वो हिंदी भाषा की ताकत थी। दरअसल उस भाषा में बात करके पूरे देश को वो जोड़ रहे थे। और ये जो हिंदी का समावेशी चरित्र है वो अभी तक बरकरार रह गया। आप देखिए कि बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्दों को किस तरह से हिंदी ने आत्मसात किया, अपने में मिला लिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो आप रोजमर्रा की बातचीत में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के शब्द नहीं हैं। आलमारी आप लोग सब जानते हैं, आलमारी हम लोग समझते हैं कि हिंदी का शब्द है, लेकिन वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो तुर्की भाषा का शब्द है। आप देखिए दूसरे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द, स्टेशन, आवाम बोलचाल की भाषा में हिंदी में शामिल हो गया है। ये बहुत सारे कंप्यूटर और इस तरह की जितनी भी डिजिटल दुनिया होने के बाद से, डिजिटल जो है शब्द वो खुद अपने आप में अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम लोगों ने उसे हिंदी का ही शब्द हम लोग समझते हैं और हिंदी ने उसे आत्मसात कर लिया है। हिंदी की जो यही सर्वसमावेशी उसका जो चरित्र है, इसने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है।
क्योंकि हिंदी इस बात से विरोध नहीं रखती है दूसरी भाषाओं की तरह कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारे इसमें नहीं आने चाहिए। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत शुद्धतावादी नजरिए से चलती हैं कि अगर हमारी भाषा चलते हैं, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है।